आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात तेलंगाना में जारी शदीद गर्मी की लहर की। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी है। सुबह 8 बजे से ही गर्मी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दोपहर में शदीद गर्मी अपने उरूज पर नजर आ रही है। बताया जाता है कि मई के महीने का दर्जे हरारत जारिया साल अप्रैल में ही रियासत में दर्ज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज माधापुर इलाके में 41.4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। शहर के बालाजी नगर, मैत्री वनम, तिरुमलगिरी, अड्डा गुड्डा में दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस, मौलाली में 41.1 डिग्री सेल्सियस, प्रशांत नगर, श्रीनगर कॉलोनी, जुमेरात बाजार में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत के बाज़ अजला में तो दर्जे हरारत 42 यानी 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्रादरी, कोत्तागुडम, महबूब नगर में हालिया दिनों के दौरान दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन अजला में ये टेम्परेचर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से ही घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफ़ी शदीद ज़रूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिन के दर्जे हरारत में हर दिन इजाफा दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और नागुज़ीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी में मज़ीद शिद्दत का इम्कान है। अगरचे कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, तहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर दिया है और उसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया गया। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह रही कि हैदराबाद में कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई और आज भी शहर के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई से मुताल्लिक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सभी फरीकैन ने अपनी बातें अदालत उज़्मा के सामने रखी, जिसके बाद समाअत 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई। इन 2 हफ्तों तक जहांगीरपुरी में जूं का तूं हालात यानी स्टेटस को बरकरार रखने की हिदायत भी दी गई। यानी 2 हफ्तों तक MCD जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। अदालत ने इस मामले में सभी फरीकों से जवाब तलब किया है। अदालत का कहना है कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें, हम सभी अर्जियों पर गौर कर रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि अगर जहांगीरपुरी में हमारे हुक्म के बाद भी इन्हदामी कार्रवाई चलती रही तो हम इसे भी संजीदगी से लेते हैं।
दरअसल पिटिशनर के वकील ने अदालत को बताया था कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई रोके जाने का हुक्म सादर किए जाने के बावजूद बुलडोजर चलता रहा और कई दुकानों को तबाह कर दिया गया। सीनियर वकील पीवी सुरेंद्र ने कहा कि मैंने 10:45 पर वृंदा कारात को अदालती हुक्म की खबर दी थी और उन्होंने अफसरान को मुतल्ला कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। 1:15 तक बुलडोजर चलता रहा। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए उन्हें यानी वृंदा कारात को खुद वहां जहांगीरपुरी जाकर खड़ा होना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दुबे ने दिल्ली पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए। दुबे ने अदालत से कहा कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बगैर इजाजत के जहांगीरपुरी में जुलूस निकाला गया था। इस जुमले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त ये इशू नहीं है, लेकिन दुबे ने जोर देकर कहा कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने तफसील बयान करते हुए कहा कि बगैर इजाजत के जुलूस निकाले गए, इसके बाद फसाद हुआ और उसके बाद पुलिस ने खास तबके के लोगों को मुलजिम बनाया, फिर एमसीडी ने कार्रवाई की। एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा कि उन्हें पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे में जो कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी थी उसे 9 बजे शुरू कर दिया गया। यहां तक कि अदालत के हुक्म के बाद भी तोड़फोड़ जारी रही। वकील ने यह भी पूछा कि दिल्ली बीजेपी सदर के खत के बाद एमसीडी ये मुहिम कैसे चला सकती है। एमसीडी को कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी देना चाहिए था। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना के बाज राइस मिल्स में बेकायदगियों से मुतालिक मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के इल्जामात की मजम्मत की और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किशन रेड्डी जिम्मेदार मरकजी वजीर हैं, उनके इल्जामात से तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स और खुद एतमादी की तौहीन हुई। किशन रेड्डी ने सिविल सप्लाईज के मामलात को समझे बगैर एफसीआई के बारे में दरोगोई से काम लिया। उन्होंने एफसीआई के गोदामों में थैलों के कम होने के इल्जाम को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई राइस मिलों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को यह समझना चाहिए कि अगर चावल गायब हो जाता है तो इसका बोझ मरकज पर नहीं रियासती हुकूमत पर पड़ता है। हम उस चावल की उसूली के लिए सख्त कवानीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि किशन रेड्डी मरकजी वजीर पीयूष गोयल से भी ज्यादा तेलंगाना के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस रबी सीजन के लिए रियासत में पहले ही से 724 खरीदारी मराकज़ खोले हैं। खरीदारी के मराकज़ की तादाद ये बढ़ाई गई है। 104 मराकज़ के जरिए 11,543 मेट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। इस रबी के सीजन के लिए 1,41,853 तारपुलिन तैयार किए गए हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना वो रियासत है जिसने अपनी विजिलेंस टीम तश्कील दी और वो मुख्तलिफ मकामात का मायना कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि यह घोटाला है। वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि 14 जनवरी 1965 को एफसीआई के क़याम के बाद से जारी तरीक़ेकार पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत कई दिनों तक तेलंगाना के लिए हर रोज मसाइल पैदा कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए कई इक़दाम कर रही है। రండి చూస్తా మీ ఎఫ్సీ అధికారులు వడ్ల బస్తాలు లెక్క పెట్టు బాబు అంటే బియ్య బస్తాలు లెక్క పెట్టచ్చుండు. ఇగో ఇది మీ యొక్క పనితీరు. వడ్లు 50 ఉంటే బియ్య బస్తాలు ఎన్ని ఉంటాయి? తక్కువ వస్తాయి. అవి లెక్కని వడ్లు అంటుండు. కామెని ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవకతవకలు ఉండదు. మీరు చెప్పిన ప్రకారము 100కి 100% తప్పు చెప్తున్నారు. ఎస్, కొంతమంది ప్రజలందరూ ఒక తీరు ఉండరు. 2,900 రైస్ మిల్లలో ఒక్కొక్క రైస్ మిల్ రెడ్డి చేస్తారు కావచ్చు. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచి దొంగతనం చేస్తే కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఊరుకో కదా. ఈ ప్రభుత్వ డబ్బు అంటే ప్రజల డబ్బు. మేము బరాబర్ అట్లాంటి రైస్ మిల్లలో మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన వడ్లు గిట్ట వీరు అవకతవకలు చేసి అమ్ముకుంటే వాళ్ళు డిఫాల్టర్గా ఉంటారు. వాళ్ళు 6A కేసు పెట్టినాము, ఎన్నో కేసులు పెట్టినాము, రికవరీ కూడా చేసాం కదా. తప్పక ఆ రోజు ఆ వడ్ల పైసలు ఇచ్చే బాధ్యత వారిది. ఎప్పటికీ రికవరీ చేస్తాం. ఇవ్వకపోతే మాకు బియ్యం పెట్టాం కదా, వడ్లు పెట్టాం కదా. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఒక గింజ కూడా వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయితే ముక్కు పిండి వసూలు చేసాం కూడా. మరి ఇందులో మీ డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీ బియ్యం ఎక్కడ ఉన్నది అంటున్నా. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సబ్బు ఫ్యాక్టరీలో సబ్బు తయారవుతుంది. నేను సబ్బు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నా. ఆ సబ్బు ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి సబ్బు దొంగతనం అయితే అయ్యో నా సబ్బు దొంగతనం అని చెప్పి అంటాను. నేను కొనగనే పోతుంది. ఇంకా సబ్బు ఎట్లా దొంగతనం నాదైతుంది. అలాంటి దుర్మార్గపు విషయం దింతురు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద.
చాలా గౌరవించే వాళ్ళు. ఇమ్మీడియట్గా సివిల్ సప్లై మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకోండి. రెండోది, తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు వచ్చి తట్టమొత్తరా ఎక్కడ మీ గన్ని బ్యాగులు అన్నారు, కోడి కూడా లేవని చెప్పినారు అధికారికంగా. మీకు అవగాహన లేకపోతే ఎట్లా? స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన మేము చూస్తాం, రండి చూస్తా. మీ ఎఫ్సీ అధికారులు వడ్ల బస్తాలు ఎక్కువ బాగు అంటే బియ్యం బస్తాలు ఎక్కువ వచ్చిండు. ఇది మీ యొక్క పనితీరు. వడ్లు 50 ఉంటే బియ్యం బస్తాలు ఎన్ని ఉంటాయి? తక్కువ వస్తాయి. అవి లేకొని వడ్లు అంటుండు. ఆమెని ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవకతవకలు ఉండవు. మీరు చెప్పిన ప్రకారము 100% తప్పు చెప్తున్నారు. ఎస్, కొంతమంది ప్రజలందరూ ఒక తీరు ఉండరు. 2900 రైస్ మిల్లల్లో ఒక్కొక్క రైస్ మిల్ అంటే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచి దొంగతనం చేసే కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఊరుకోదు కదా. ఈ ప్రభుత్వ డబ్బు అంటే ప్రజల డబ్బు. మేము బరాబర్ అట్లాంటి రైస్ మిల్లల్లో तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के 27 अप्रैल को होने वाले प्लेनरी सेशन के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने खैरताबाद हल्के के टीआरएस के तमाम कॉर्पोरेटर्स, टीआरएस के कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह प्रोग्राम कामयाब रहेगा। इस सेशन में वजीर आला चंद्रशेखर राव का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने वजीर आला की दावत इफ्तार का बाइकआउट करने अपोजिशन कांग्रेस की अपील से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन गैर जरूरी बातें कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया गया है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से दावत इफ्तार का इत्तेमाम नहीं किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से मसाजिद में गरीबों में कपड़ों की तकसीम का काम किया जा रहा है और अपोजिशन अंधी बनकर घूम रही है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स के सदारत में एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज किया। 27 तारीख को बहुत बड़ा पैमाने पे हैदराबाद को जो है खूबसूरत एक जो है हैदराबाद में 4 चांद लाने का प्रोग्राम हमने बनाया। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और जो है सीएम साहब को जो है भारी तादाद में इस्तकबाल करेंगे। अपोजिशन पकड़ना देने के सीएम केसीआर की पार्टी को इफ्तार पार्टी को बर्बाद करा जा रहा है, देखो भाई अपोजिशन पार्टियों को उनको क्या उसको ये नहीं है वो नहीं, उसको क्या मालूम है वो क्या बोलते कहानी है ना, क्या बोलते कि हमारे पास खैर बोलने भूल गया, लेकिन क्या मालूम गधे को क्या मालूम उसका जाफरान का ये जंगली को क्या जाफरान की ये, तो ऐसा लोग है वो लोग उनको क्या बात कर क्या बोलना। आज जो है आज तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बना, खाली इफ्तार पार्टी एक इफ्तार पार्टी खाली 2 कोविड में नहीं बना है। इफ्तार पार्टी ने इतने मस्जिदों में इतने गरीबों को कपड़े बांट रहे, इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे, ये अंधे बन के फिर रहे लोग। अब उसका जहर निकालने का टाइम आ गया, उसकी वक्त नजदीक आ गई, लेकिन उसको जैसा ठिकाना लगा ना हमको मालूम है वक्त पे ठिकाना लगा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने एसएससी और इंटरमीडिएट के साल अव्वल और दुआम के इम्तहानात की तैयारियों का आगाज करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी है। तो दूसरी जानिब तुलबा गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से बगैर इम्तहानात के कामयाब करार देने और साल 2022-23 का तालीमी साल जून के बजाय सितंबर में आगाज़ होने की वजह से तुलबा इम्तहानात के लिए मुकम्मल तैयार नहीं है और सरपरस्तों ने बताया कि उनके बच्चों ने गुज़िश्ता 2 साल से इम्तहानात के बगैर कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से इम्तहानात की तैयारी में वो जोश और जज्बा इस मरतबा नहीं देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के कई रियासतों में कोरोना वबा के दोबारा आगाज़ और दिल्ली में फिर एक मरतबा मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती को देखते हुए तेलंगाना में तुलबा फिर एक मरतबा इम्तहानात की मनसूखी का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर तालीम इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ है। आज वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम के जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 254 बेनिफिशरीज में चेक्स की तकसीम की। जो भी
नहीं मिला सवाल है, जरा रुके देर लगे आपका जिसका न्याय आप सामने बैठ जाइए। रुक जाइए थोड़ी देर। एक मिनट सामने बैठूंगा। चलो हो गया। नासिर जोरदार कितने मेंबर है? हसीना बेगम, शहर बेगम, क्या नाम है आपका? परवीन बेगम, एक बात ध्यान में आ रही है, परवीन बेगम, जल्दी से, आशा बेगम, आशा भी आ रही होगा, राजनी, रायना बेगम, जानसी, बड़े नाटक అదేవిధంగా వైస్ చైర్మన్ గౌరవ కార్పొరేట్ కౌన్సిలర్స్ అందరికీ తల్లిదండ్రులు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. పక్కింటి వాళ్ళకు అన్నదాతలకు ఎక్కడో అప్పులు చేసుకున్నారు, పెళ్లి జరిగాయని మనందరికీ తెలుసు. అప్పుడు వాళ్ళని అప్పించుకుంటే ఏ కూతురు పెడతారని అడుగుతారు. అన్నదమ్ములు ఏంటంటే నాకే కష్టపడి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ టైంలో పెళ్లి సందర్భంలో కనీసం పుస్తకమే ఎవరైనా ఇస్తే కూడా మాట్లాడి వాళ్ళు మీ అందరికీ కూడా అట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా కళ్యాణలక్ష్మి షాపింగ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన సంస్థల్లో చెప్తున్నారు ఇంకొకటి పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తప్పకుండా తొందరగా పూర్తి చేస్తాం. ఎందుకంటే 2018 లో ముందు పెట్టుకున్నారని ప్రాసెస్ చేసుకోండి. ఈరోజు 254 మందికి చెక్స్ షాపింగ్ వాళ్ళు కళ్యాణలక్ష్మి చెక్స్ ఇస్తున్నాం. మీకు అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ మీ పిల్లలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. एआईसीसी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने मेक इन इंडिया स्कीम के जरिए सब्सिडी को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से की जाने वाली बेजाब्तगियों और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। उन्होंने ईवी बनाने वाली कंपनी बेंडलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से की जाने वाली बड़े पैमाने पर लूटमार के बारे में हकायक और आदाद-ओ-शुमार के साथ साबित किया कि जिसका ज्यादातर हिस्सा हांगकांग की कंपनी के पास है और उसने एनडीए हुकूमत पर हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को हांगकांग की हिमायत याफ्ता कंपनियों की तरफ से मोड़ने पर बरतरफ किया। टू पॉलिसी, मेक इन इंडिया पॉलिसी के अम्ब्रेला में जो फेम टू पॉलिसी है, ये फेम टू पॉलिसी पूरा फेक पॉलिसी हो गया है। उसके जरिए जो है सो हीरो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल के एक कंपनी है, वो करीब 400 करोड़ रुपए जो है सो झूठी तरीके से 400 करोड़ रुपए जो है सो सब्सिडी के नाम पे हड़प लिया है बोल के हमने बताया और गवर्नमेंट से डिमांड भी किया था। उसके बारे में एक सीबीआई इंक्वायरी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंक्वायरी लगाई है और जितने भी डूबियसली पैसे उन लोग पा लिए हैं वो पैसे को पूरा वापस रख के जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको पनिश करो बोल के हमने डिमांड किए थे। आज तक भी उसके बारे में ना हीरो कंपनी या ना हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और आज एक चमकने की बात आपके सामने लगाना चाह रहे हैं। मैंने इससे पहले बताया कि फेम टू पॉलिसी में 51 कंपनीज रजिस्टर किए हैं, उसमें एक कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक था, उसके बारे में आपको बता दिया था। दूसरी कंपनी है, मैं आपके सामने उसका झूठी नकाब को पाड़ के लगाना चाहता हूं, वो जो है सो बेंडलिंग इंडिया एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक चाइनीज कंपनी है। इसमें 2 डायरेक्टर जो है सो शेन जिनमिंग और शू गैंग बोल के 2 लोग चाइनीज डायरेक्टर्स है और तीसरा आदमी है अमित कुमार। अगर आप इसमें अगर शेयर होल्डर्स का हिसाब किताब अगर आप देखने गए तो आपको ताजुब होने की बात क्या है बोले तो इसमें अमित कुमार को है 0.0034% ऑफ शेयर्स और दूसरा शेयर होल्डर है HX न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी, उसको जो है सो 96.25% का शेयर होल्डिंग है। और ये HX टेक्नोलॉजी कंपनी किसका है? ये हांगकांग में 2019 में स्टार्ट किए सो कंपनी है।
तो इसका मतलब है हिंदुस्तानी को उसमें है सो परसेंटेज ऑफ शेयर जो है सो 0.0034%, और जो चाइनीज जो हांगकांग कंपनी है उसको जो है सो 96.25%, और उस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन रहते बोले तो 2 चाइनीज डायरेक्टर्स रहते और 1 हिंदुस्तानी रहते। ये कंपनी का हिसाब है। और आप वेबसाइट में झांक के देखे तो आपको पता होता कि करीब 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज सीनियर कायदीन के हमरा वरंगल का दौरा करते हुए वहां के आर्ट्स कॉलेज में 6 मई को मुनक्किद होने वाले राहुल गांधी के किसानों को लेकर एक जलसे-आम जो मुनक्किद होने वाला है उसकी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कायदी से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। ఎక్కడ భూమి కోసం భుక్తి కోసం విముక్తి కోసం పోరాటం జరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకునే విధంగా ఒక గొప్ప ఉద్యమాన్ని నడిపించి నాయకత్వం వహించి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డ గడ్డ ఈ వరంగల్ గడ్డ. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతుల కోసమో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమో ఎన్నికల కోసమో సభ నిర్వహించుకోవాలంటే ఎక్కడైనా నిర్వహించుకోవచ్చు. నా సొంత జిల్లా పాలమూరు గడ్డ మీద కూడా చేయొచ్చు. అద్భుతమైన సభను నిర్వహించే శక్తి సామర్థ్యాలు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గారి సూచన మేరకు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు వరంగల్ నడిగడ్డలో రైతు సంఘర్షణ సభ పెట్టమని ఆదేశాలు అధిష్టానం నుంచి ఇచ్చింది. చర్చ జరిగినప్పుడు వరంగల్లో పెట్టాలనా, నల్గొండలో పెట్టాలనా, హైదరాబాద్లో పెట్టాలనా, లేకపోతే నిజామాబాద్ కరీంనగర్ ప్రాంతంలో పెట్టాలనా అని చర్చ జరిగినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు సూచన చేశారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి మార్పుకు మొదటి పునాది రాయబడేది వరంగల్ జిల్లాలో, కాబట్టి నువ్వు వరంగల్ నుంచే పని మొదలు పెట్టు అని. పక్కనున్న ఒక మిత్రుడు అన్నాడు, వరంగల్లో మరి మా సభ విజయవంతం అవుతుందో కాదో ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు కదా, మనకు పూర్తి. तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि अवामी बहबूद के कामों की जरूरत पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जिले खम्मम के चिलकोर में अपनी पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन कायदीन के खिलाफ आईटी और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत पुलिस के साथ पीडी एक्ट के मुकदमा दर्ज करके अपोजिशन कायदीन को हरासा करने का काम कर रही है। इस पदयात्रा पर अवाम का काफी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। चिलकुर में गांव के सरपंच सिंधिया वामशी ने सीएलपी लीडर का इस्तकबाल किया। भट्टी विक्रमार्का ने अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया है। इस मौके पर उन्होंने गांव में मकामी अफराद से बातचीत की। उन्होंने हुक्मरान जमात के तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की और कहा कि एक जिम्मेदार अपोजिशन कायद की हैसियत से वो जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसियों पर सवाल उठाने के लिए पुरज़्म है।
रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है, ये बात सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताई। दीगर रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के दरमियान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आलमी वबा काबू में है, बावजूद इसके तमाम मास्क का इस्तेमाल जरूरी करें, बसूरत दीगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में शादियों की तकारीब के पेश नज़र आवाम को चौकस रहना चाहिए। सेहत आम्मा के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि सेरो सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, बावजूद इसके तमाम को मास्क लगाना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। डायरेक्टर सेहत आम्मा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जोर देते हुए कहा कि कोविड के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतों के गाइडलाइंस पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। उन्होंने शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड की वबा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, आने वाले 3 माह मजीद चौकसी की जरूरत है। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के नतीजे में ही तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है। ताहम पड़ोसी रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र अवाम को अपने खुद के तहफ़्फ़ुज़ के काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह यानी पॉजिटिविटी रेट में इजाफा नहीं हुआ। हैदराबाद के सिवा रियासत के किसी भी इलाके में 10 से ज़्यादा मामला दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान कोविड काबू में है। मुल्क के बाज़ इलाकों में चौथी लहर की शुरुआत हुई है, हम तीसरी लहर से बाहर निकल गए हैं। ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। ఇకపోతే మనం దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో ఆర్ వాల్యూ చూస్తూ ఉన్నాం। మనం ఆర్ వాల్యూ అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు, అంటే ఆర్ వాల్యూ ఒకటి కంటే తక్కువ ఉందంటే ఈ వైరస్ మనకి పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు, ఒకటి ఉందంటే అంటే ఆ ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాడని, ఒకటికి పైగా ఉందంటే ఆ ఒక పర్సన్ ఇద్దరికి ముగ్గురికి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి మనం కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ అనుకోండి ఈ రోజు, అలాగనే హర్యానా అయితే యూపీ, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆర్ వాల్యూ మనకి 1 కంటే పైగా రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది। అండ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఇది 0.5% లోపల మాత్రమే। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी की गाड़ियों के काफिले के ट्रायल रन के लिए एक खानदान से जबरदस्ती तौर पर कार हासिल कर ली गई, जो यात्रा के लिए तिरुमला जा रही थी। इस सिलसिले में अहदेदारों ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और होमगार्ड को मुअत्तल कर दिया। वी श्रीनिवास नामी शख्स अपने अरकान खानदान के साथ पहाड़ी पर वाक़ तिरुमला जा रहा था। वो कल शब 10 बजे ओंगोल टाउन पहुंचा ताकि होटल में रात का खाना खाया जा सके। जब उन्होंने होटल के सामने कार ठहराई तो कांस्टेबल कार ड्राइवर के साथ जबरदस्ती तौर पर कार लेकर चला गया। श्रीनिवास ने कहा कि कांस्टेबल ने उससे कहा कि वज़ीर आला जगन 22 अप्रैल को ओंगोल का दौरा कर रहे हैं, इसके लिए उनको गाड़ियों के काफिले का ट्रायल रन किया जा रहा है। कांस्टेबल ने श्रीनिवास से इसरार किया कि वो कार इसको दे दे और कार का ड्राइवर गाड़ियों के काफिले के ट्रायल रन में हिस्सा ले, अगरचे कि उन्होंने कहा कि वो पूजा के लिए अरकान खानदान के साथ तिरुमला जा रहे हैं। कांस्टेबल ने उस खानदान को सड़क पर छोड़ते हुए जबरदस्ती उनकी इनोवा कार ले ली। श्रीनिवास ने अपने रिश्तेदार को इस वाक़े से वाकिफ करवाया, जिन्होंने उस खानदान के लिए एक और कार का इंतजाम किया, जिसके बाद ही वो जुमेरात की सुबह तिरुमला पहुंचे। इसी दौरान सरकारी ज़राए ने बताया कि इस वाक़े पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद ओहदेदारों ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एम सिंधिया और होमगार्ड तिरुपति रेड्डी को मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इसे जुल्म से ताबीर किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का वेनेलावलसा गांव में पिछले कुछ दिनों से लोगों को बुखार आने के बाद मौत हो गई। अब पूरा गांव इस दहशत में है कि एक काम गोश्त खाने वाले पिशाच का है। उसी पिशाच से छुटकारा पाने कोई काले जादू को लेकर इन लोगों ने बिलीव कर लिया। इससे छुटकारा पाने में गांव 17 से 25 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन वहां पे लगा दिया गया। इतना सख्त लॉकडाउन कोरोना के दौर में भी नहीं लगाया गया था। इस बीच ना तो बाहर रहने वाला कोई गांव में आ सकता था और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता था। ये गांव श्रीकाकुलम जिले के सरुपुजीपल्ली मंडल के करीब में आता है। इसका बॉर्डर ओडिशा से लगा हुआ है। गाँव वालों का मानना है कि लॉकडाउन बुरी आत्माओं के खिलाफ असरदार रहेगा। गाँव में सरकारी ऑफिस भी बंद रहे, गाँव में कोई एंट्री नहीं कर सके, इसके लिए बाड़ लगाई गई। यहाँ तक कि स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स भी बंद कर दिए गए, क्योंकि मुलाजिमीन, मेडिकल स्टाफ और टीचर्स को गांव में आने की परमिशन नहीं दी गई थी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।